हेलो क्लास 10 कैसे अब। इलेक्ट्रिसिटी को मैं कवर करा चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट में कवर करा चुका हूँ, लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके देख सकते हैं। अब जो कवर होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड कवर होने वाला है। तो क्लास 10 रेडी रहिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो आपको टफ लगता है, उसको इजी करके हम समझाने वाले हैं। तो हम करा चुके थे लास्ट टाइम, रेसिस्टर करा चुके थे। अब जो रहेगा वो ये रहेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर हम कराने वाले हैं। तो रेसिस्टर कॉम्बिनेशन में होते हैं, या तो वो सीरीज में होंगे या तो वो पैरेलली कनेक्टेड होंगे। तो बच्चों देख सकते हैं कि ये पहला वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर R1 कनेक्टेड है R2 से, R2 कनेक्टेड है R3 से, और R3 कनेक्टेड है R4 से। तो बेटा ये पूरा सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये पूरा सीरीज में कनेक्टेड है। अब सेकंड वाले में देखेंगे, ये पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये? पैरेलली कनेक्टेड है। अब देख सकते हैं R1 जो है पैरेलल है R2 के कनेक्टेड है, फिर R2 पैरेलली कनेक्टेड है R3 के, और ये R4 के कनेक्टेड है। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, R1 के सामने R2, R2 के सामने R3, और R3 के सामने R4। और अगर हम सीरीज में देखेंगे तो सीरीज में देखेंगे एक के बाद कॉन्जिक्यूटिव चलता चला जाएगा, R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, R3 के बाद R4। चलो एक बार हम सर्किट में डायग्राम बना करके देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो हमने बना दिया पहला रेसिस्टर R1, इसमें कनेक्ट कर दिया दूसरा रेसिस्टर R2, फिर उसी के जस्ट बाद कनेक्ट कर दिया R3। ओके, अब आगे कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर अमीटर कनेक्ट कर दिया, जो कि रीडिंग देगा कि कितना करंट उस पूरे कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। एक दो तीन सेल की बैटरी बना चुके हैं, और एक स्विच लगा देते हैं, और यहाँ पर इसको की इंसर्ट कर देते हैं ताकि करंट पूरा रहे इसके अंदर। और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। आपको पता है जो करंट का डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो जो करंट है वो पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ जाता है, ये बता चुका हूं मैं। एक चीज और बता देता हूं बच्चों, ये हो गया आपका R1 रेसिस्टर, ये हो गया आपका R2 रेसिस्टर, ये हो गया आपका R3 रेसिस्टर। और समझे बेटा कि जो वोल्ट मीटर होता है वो अप्लायंस के या रेसिस्टर के पैरेलली कनेक्टेड होता है इस प्रकार। ये हो गया V1 वोल्ट हो गया, और यहां कनेक्ट होगा आपका V2 वोल्ट, और यहां पर आपका कनेक्ट होगा बच्चों V3 वोल्ट कनेक्ट होगा। आया समझ क्या नहीं आया? तो R1 के बाद R2 कनेक्टेड है, R2 के बाद R3 कनेक्टेड है। अब यहां लिखा भी क्या है कि सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, सेम करंट जो होता है वो फ्लो करता है सब रेजिस्टेंस के अंदर, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। अभी बता देता हूं बच्चों कि जो करंट R1 में से जाएगा वही करंट R2 में से जाएगा, और वही सेम करंट R3 में से भी जाएगा। सपोज करते कि 5 एम्पियर का करंट R1 में से गया, तो बेटा 5 एम्पियर का करंट R2 में से जाएगा, और 5 एम्पियर का करंट R3 में से जाएगा। क्योंकि जो सीरीज कनेक्शन होता है ना बच्चों, जो सीरीज कनेक्शन होता है ना, जो सीरीज कनेक्शन है बच्चों, उसके अंदर, सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो करंट है, क्या है बच्चों, जो करंट है वो सेम रहता है बच्चों, लेकिन डिफरेंट क्या रहता है? बट जो पोटेंशियल डिफरेंट है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग रहेगा। आया समझ के नहीं आया? सीरीज कनेक्शन में करंट सेम फ्लो करता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफर करता है। अब यहाँ अकॉर्डिंगली हम समझ लेते हैं, इसके अकॉर्डिंगली क्या समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। मान लेते हैं यहाँ पर कहा भी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चों। अब मान लेते हो कि टोटल जो वोल्टेज है वो बराबर है V1 के, V2 के, और V3 के। आया समझ के नहीं? जो टोटल वोल्टेज है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो V1 है बच्चों, क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो V1 है बच्चों, हाँ, जो V1 है बच्चों वो IR1 होगा, और जो V2 है बच्चों वो IR2 होगा, और जो V3 है बच्चों वो IR3 होगा। कैसे होगा बता देते हैं। ओम्स लॉ सबको पता है, ओम्स लॉ होता है V बराबर में IR। तो बेटा V1 क्या हो गया, IR1 हो गया, V2 क्या हो गया, IR2 हो गया, और V3 क्या हो गया, IR3 हो गया। आया समझ के नहीं आया? तो हम क्या करते हैं, V की जगह क्या लिख देते हैं, इस बड़े वाले V की जगह IR लिख देते हैं। V1 की जगह IR1 लिख देंगे, V2 की जगह IR2 लिख देंगे, और V3 की जगह IR3 लिख देंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि
आई इंटू आर लिख सकते हैं नीचे, या इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, तो आई ऐसा कॉमन ले सकते हैं, अंदर जो बचेगा बचेगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3 अंदर बच जाएगा। आई से आई कैंसिल आउट करेगा तो आर का आंसर क्या आ गया बच्चों, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 हो गया, ये हो गया आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों। इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, कितने के इक्वल है, ये इसके इक्वल है बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही चीज बता रखा है। V बराबर में क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, फिर I ऐसा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या बच गया, अंदर कॉमन बच चुका है। एक बार आप ये नोटिस कर लेना बच्चों, ये आया कैसे है, ओके बच्चों, ओके। तो यहाँ पर V इक्वल्स में IR आ गया और यहाँ पर पूरा आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ आपको मैं, ओके। तो नेक्स्ट देखिए एक बार, ओके। कह रहा है पैरेलली कैसे होगा, सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहाँ पर बनाएंगे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और यहाँ बना दिया स्विच, और यहाँ पर अमीटर को फिक्स कर दिया, सीरीज में फिक्स होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, पहला रेसिस्टर बना दिया यहाँ पर ऊपर की तरफ R1, और इसके जस्ट पैरेलली एक और कनेक्ट कर दिया R2, देखो सारे पैरेलली कनेक्टेड है, और इसी के पैरेलली एक और कनेक्ट कर दिया R3, ये सब पैरेलली कनेक्टेड है ना, R1 R2 और R3 ये तीनों कनेक्टेड है, और बाकी ये पूरा कनेक्शन कनेक्ट हो रहा है इसके अंदर। पॉजिटिव से करंट निकल करके नेगेटिव के अंदर चला गया, पॉजिटिव से करंट निकल करके नेगेटिव के अंदर चला गया, देख सकते हैं। इसे कहते हैं कनेक्शन इन पैरेलल। R1 जो है R2 के पैरेलली है, और R2 जो है वो R3 के पैरेलली है। दीज थ्री कंडक्टर्स आर पैरेलली कनेक्टेड, conductors या resistance, these three resistance are parallelly connected. R1 is parallelly connected to R2 and R2 is parallelly connected to R3. आया समझ के नहीं आया, this is the parallel connection. Now move on to the next. In parallel combination of three resistance R1 R2 and R3, the current in each of the resistance is different. The current in each of the resistance is different. जो हर resistance में जो current होगा ना बच्चों वो different होगा if the current drawn from the cell is divided into branches I1 I2 और I3 में अगर connected है। एक बार देख लेते हैं, जो इसमें से जो करंट जाएगा ना R1 में से जो करंट जाएगा वो तो I1 होगा, जो R1 में से कनेक्ट जाएगा, और जो R2 में से जो करंट जाएगा, जो R2 में से करंट जाएगा वो तो I2 जाएगा, और जो R3 में से करंट जाएगा, सॉरी करंट जाएगा, तबीयत भी खराब है इसलिए इस तरीके से आवाजें आ रही है, वो जाएगा I3 बेटा। R1 में से करंट जाएगा I1, R2 में से करंट जाएगा I2, और R3 में से करंट जाएगा I3। यहाँ पर करंट डिवाइड हो चुका है, हर रेसिस्टर में करंट अलग अलग जा रहा है। तो बेटा टोटल करंट कितना हो गया, वो हो गया I बराबर में I1 प्लस में I2 प्लस में I3। और I का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर I के फॉर्मूले दे रखे हैं। I1 का फॉर्मूला क्या हो गया, V डिवाइड में R1, I2 का फॉर्मूला क्या हो गया, V डिवाइड में R2, और I3 का फॉर्मूला क्या हो गया, V डिवाइड में R3, ये हो गया फॉर्मूला। तो बेटा I का फॉर्मूला क्या हो गया, ये तो V डिवाइड में R हो गया, ये हो गया बेटा V डिवाइड में R1, V डिवाइड में R2 और V डिवाइड में R3। V को ऐसा कॉमन ले लेते हैं, इसमें से V कॉमन लेंगे, 1 डिवाइड में R हो गया, V बाहर ले लिया, इनमें से V बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1 डिवाइड में R1, 1 डिवाइड में R2, और यहाँ पर आ गया 1 डिवाइड में R3। V से V कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 डिवाइड में R बराबर में होता है 1 डिवाइड में R1, 1 डिवाइड में R2, 1 डिवाइड में R3। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में, 1 डिवाइड में R1, 1 डिवाइड में R2, 1 डिवाइड में R3, और ये आगे जितने भी रेजिस्टर है वो कंबाइन करते चले जाओ। ये आ गया आपका, यहाँ पर भी आंसर यही है, देख सकते हैं आप। आया समझ के नहीं आया,
मतलब क्या करना है कि आपको जब पैरेलली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पैरेलली सॉल्व करना है तो क्या करना है, R1 सबका रेसिप्रोकल कर देना है, R2 का रेसिप्रोकल, R3 का रेसिप्रोकल, और जितने भी n नंबर ऑफ रेसिस्टर है सबका रेसिप्रोकल करते हुए चले जाएंगे, 1 डिवाइड में R1, 1 डिवाइड में R2, 1 डिवाइड में R3, और ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया ये, देख सकते हैं आप। कोई दिक्कत? तो पैरेलल कनेक्शन में देखो, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड हो रहा है और सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है ना बेटा वो सेम रहता है। सिंपल सी बात है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम है और पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड है। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड है, वोल्ट अलग अलग है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में वोल्ट सेम है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सेम है, जब भी तो कट गया। वी से वी कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेम है। वहां क्या हो रहा था बच्चों, वहां क्या हो रहा था, अगर वहां चेक करें वहां पर आई कैंसिल हो रहा था, ये रहा ना, वहां आई से आई कैंसिल क्यों हो रहा था, क्योंकि आई सेम है। सीरीज कनेक्शन में आई सेम है तो आई कैंसिल हो गया, और पैरेलल कनेक्शन में वी सेम है तो वी कैंसिल हो गया। आया समझ के नहीं आया? कोई दिक्कत है? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि आप कभी ध्यान रखना कि करंट को मोशन में लाने के लिए बैटरी वर्क डन करती है कि नहीं करती, बैटरी एनर्जी स्पेंड करती है कि नहीं करती। करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को वायर में लेकर के जाना है, तो भाई वायर में ले जाने का मतलब क्या होता है, उसको वायर में मोशन में कर देना। अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज को मोशन में करती है तो दैट मीन्स उस पर एनर्जी स्पेंड हो रही है। मान लो ये इलेक्ट्रिक वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में जा रहे हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में कौन लेकर के आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ला रहा है कि नहीं ला रहा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रॉन को मोशन में लेकर के आ रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, एनर्जी को स्पेंड कर रहा है, मतलब वर्क डन कर रहा है। आया समझ के नहीं आया? वर्क डन कर रहा है। कोई दिक्कत? अगर कोई एनर्जी स्पेंड करेगा, देखो बच्चों देख लेते हैं एक बार, जा अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी, बच्चों सोर्स एनर्जी वही पीडी वाली पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी बेटा, इन द मेंटेनिंग द करंट, जो करंट को मेंटेन कर रही है, भाई करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पीडी क्या कर रहा है, करंट को मेंटेन कर रहा है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मे बी कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड किस में हो जाएगी बच्चों, यूजफुल वर्क में कंज्यूम्ड हो जाएगी, लाइक रोटेटिंग ब्लेड्स, इलेक्ट्रिक फैंस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब सोर्स एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट, सोर्स एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट, वही सोर्स एनर्जी जिसने करंट को मोशन में ला रखा है, उसका छोटा सा पार्ट किसमें, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्लेड, पंखे के ब्लेड्स को हिलाने में, इलेक्ट्रिक फैन को हिलाने में। आया समझ के ना, उसको मोशन में लाने में। अब जो बची हुई एनर्जी है ना बच्चों, किसकी, पीडी की जो बची हुई एनर्जी है ना, वो एक्सपेंडेड हो जाएगी किसमें, हीट में एक्सपेंड हो जाएगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। तो बेटा दोबारा से समझा देता हूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एनर्जी स्पेंड करता है, इलेक्ट्रॉन तभी मोशन में आते हैं, उसका एक हिस्सा जो है वो कंज्यूम हो जाता है फैन को रोटेट करने में या ब्लेड्स को रोटेट करने में कंज्यूम हो जाता है, और एक बचा हुआ हिस्सा किस में कंज्यूम होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी, उसमें हीट एनर्जी के अंदर, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। और हीट क्या करेगी, जो गैजेट आप चला रहे हो ना बच्चों, जैसे कि फैन चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, एसी चला रहे हो, या लैपटॉप कुछ भी चला रहे हो, वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल भी है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फैन जो है, अगर आप, वो गर्म हो जाता है जब आप कंटिन्यूस उसको लंबे समय के लिए चला के रखोगे। तो इलेक्ट्रिक पंखे को चलो, कहते नहीं पापा मम्मी कहते बेटा बंद कर दे, पंखा गर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट इज क्योंकि आपने ये नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट है। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, that is a configuration of resistors only connected to a battery, to a battery में connected है, the source energy continuously get dissipated entirely in the form of heat and this is known as heating law of हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां समझा देता हूं मैं आपको, कह रहा है कि दूसरी तरफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली, यार यहां पर इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, रेड ले लेते हैं चलो। इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेसिस्टिव, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट प्योरली रेसिस्टिव का मतलब हो गया कि बंच ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड है, बहुत सारे जो पूरे सर्किट के अंदर रेसिस्टर कनेक्टेड है, या तो वो पैरेलली कनेक्टेड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है,
किसी में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, सीरीज में भी हो सकते हैं, है कि नहीं। दैट इज कन्फिगुरेशन, या लिखा तो कन्फिगुरेशन ऑफ रेसिस्टर ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी। बहुत सारे रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो जो जो सोर्स है, सोर्स एनर्जी जो रहेगी, जो पीडी की एनर्जी रहेगी, वो खर्च हो जाएगी, डिसिप्टेड हो जाएगी, खर्च हो जाएगी किसके अंदर, इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सारी की सारी एनर्जी हीट में नष्ट हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की जो एनर्जी है बच्चा, किसकी एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अगर यहाँ पर बहुत सारे रेसिस्टर कनेक्टेड है, कोई पैरेलली भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या हो सकता है कोई सीरीज में कनेक्टेड हो, है ना, ये बहुत सारे रेसिस्टर कनेक्टेड है ना बच्चों, तो क्या होगा, क्या होगा, जो इसकी एनर्जी है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाली एनर्जी जो है, वो सारी की सारी खर्च हो जाएगी, किस में खर्च हो जाएगी, हीट में, उड़ जाएगी सारी की सारी एनर्जी। आया समझ के नहीं आया। और इसी को कहते हैं हीटिंग, इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन्स के अंदर। इसका मतलब मैं क्या समझ आया, जो भी इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, आयरन्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेसिस्टर कनेक्टेड होते हैं, रेसिस्टिव रेसिस्टर कनेक्टेड होते हैं। अब रेसिस्टर वहाँ कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन को ओपोज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ओपोज करेंगे, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन के जनरेट होने के कारण हीट एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और वो जितने भी अप्लायंसेस है वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कि गर्म होने में पहला पहला नंबर किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का, इलेक्ट्रिक हीटर का। तो इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर प्योरली रेसिस्टिव होते हैं, वहाँ पर अच्छे खासे रेजिस्टेंस लगाए होते हैं, ताकि वो जितनी भी सोर्स की एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाए, सोर्स की जो भी एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाए। आया समझ। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देख लेते हैं। चलो, कंसीडर एक करंट है आई, फ्लो कर रहा है एक रेसिस्टर में से, रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है ना। लेट बी द टाइम ड्यूरिंग चार्ज क्यू, बेटा क्यू चार्ज हो रखा है, और टाइम तो बेटा टी होगा, सबको पता होता है। वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। बेटा वर्क डन, वर्क डन है आपका वी क्यू, ये आपको मैंने बताया था कि वर्क डन क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई में आपका चार्ज। देयरफॉर सोर्स मस्ट बी सप्लाई एनर्जी टू इक्वल टू द वर्क डन। बेटा आपको बताया था ना कि जितना वर्क डन होता है उतनी ही क्या होती है, उतनी ही एनर्जी भी होती है। आया समझ। तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होगा बता देता हूं। बेटा पावर होता है एनर्जी डिवाइड में टाइम, वर्क डन डिवाइड में टाइम, ये होता है बेटा पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वी क्यू, तो बेटा वी क्यू डिवाइड में टाइम। आया समझ के नहीं आया। आगे करेंगे, वी को कॉमन लेते हैं, क्यू डिवाइड में टाइम। आया समझ। और सबको पता है कि I बराबर में होता है Q डिवाइड में टाइम, तो क्या कर देंगे, V को V छोड़ देते हैं और Q डिवाइड में टाइम को I से रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनली जो पावर का फॉर्मूला आया है, फाइनली जो पावर का फॉर्मूला आया है वो VI आया है। फाइनली जो पावर का फॉर्मूला आया है वो क्या आया बच्चों, VI। तो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या आ चुका है, VI। आया समझ के नहीं आया, क्योंकि एनर्जी बराबर होती है वर्क डन, वर्क डन बराबर में वी क्यू है, और पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइड में टाइम। एनर्जी मतलब वर्क डन डिवाइड में टाइम, वर्क डन की जगह वी क्यू लिख दिया और टाइम की जगह टाइम लिख दिया, फिर क्यू डिवाइड में टी की जगह आई पुट कर दिया, और पावर का फॉर्मूला बन गया वी आई। आया समझ के नहीं आया। अब यहाँ देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स पी टी वी आई टी। अब एनर्जी, बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू में टाइम, होता है कि नहीं होता। पावर कितनी है, पावर अभी वहां निकाली, वी आई है पावर, और टाइम तो बच्चों टाइम होता है, तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, वी आई टी। मतलब एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में है, उसका फॉर्मूला हो गया वी आई टी। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को, वी आई टी ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है, वी आई टी, वोल्टेज इंटू में करंट इंटू में टाइम। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। The law implies that heat produced in a resistor, जो भी हीट प्रोड्यूस मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द करंट। जो एनर्जी है बच्चों, जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसके है, स्क्वायर ऑफ द करंट के, यही बोल रहा है फर्स्ट में। सेकंड क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन करंट।
तो बेटा ये प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के भी है, गिवन करंट के लिए एक फिक्स करंट दे रखा है। और थर्ड चीज क्या बोल रहा है, थर्ड कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ विच करंट इज फ्लो, मतलब ये टाइम के भी प्रोपोर्शनेट है कि कितना टाइम है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप करंट को इंक्रीज कर दोगे ना बच्चों तो हीट भी इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे ना बच्चों तो हीट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप टाइम को इंक्रीज कर दोगे ना बच्चों तो बेटा हीट भी इंक्रीज हो जाएगी। करंट को डिक्रीज करने पे हीट डिक्रीज, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने पर भी हीट डिक्रीज, और टाइम को डिक्रीज करने पर भी हीट डिक्रीज। ये तीनों एग्जामिनेशन में आने के बड़े चांसेस है बच्चों, उसको पढ़ लेना बच्चे से कि हीट किसके प्रोपोर्शनेट है, स्क्वायर ऑफ द करंट के फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के फॉर अ गिवन करंट, और टाइम के जिस टाइम के अंदर जो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है रेजिस्टर के अंदर से। कोई दिक्कत परेशानी बच्चा लोग, क्या ये पूरा समझ आया, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रहा है कि द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, बिल्कुल ना। एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने देखा होगा ना कि इलेक्ट्रिक बल्ब में आपने सबने देखा होगा कि लाइट प्रोड्यूस होने लगती है। हियर इज द फिलामेंट, बेटा बल्ब का फिलामेंट मस्ट रिटेन मच ऑफ हीट जनरेटेड एज पॉसिबल, वो रिटेन करके रखता है जो उसका फिलामेंट है। इट्स गेट्स वेरी हॉट, फिलामेंट क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है और लाइट को एमिट करने लगता है। गर्म होकर के लाइट एमिट करता है, पहले फिलामेंट गर्म होगा फिर लाइट को एमिट करेगा। तो बेटा गर्म होगा तो उसका मतलब क्या है, उसका जो वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो जो भी फिलामेंट में यूज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मेटल यूज होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट का, जैसे उसका नाम है टंगस्टन। क्या नाम है, टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है फिलामेंट के अंदर। ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3380, इतना ज्यादा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है। तो बेटा हीट एनर्जी पे कहाँ मेल्ट हो पाएगा। इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किसका बना है, टंगस्टन का। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल, थर्मली आइसोलेट करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। यूजिंग क्या यूज करते हैं, इंसुलेटिंग सपोर्ट यूज करते हैं। जैसे कि क्या यूज कर रहे हैं, इंसुलेटिंग सपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं उसके अंदर कहता है कि द स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, मेल्टिंग पॉइंट जिसका इतना ज्यादा है उसको यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में। और फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज, ये एक ही लाइन को मैंने रिपीट कर दिया बच्चों, कोई बात नहीं। आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसके अंदर क्या होता है ना, इनएक्टिव बल्ब के फिलामेंट के अंदर क्या होता है, बल्ब में क्या भरा होता है, इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरी होती है, ताकि जो बल्ब का फिलामेंट की जो लाइफ है ना बच्चों उसको प्रोलोंग किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। बल्ब के फिलामेंट की लाइफ लंबी करता है इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये ध्यान रखना बेटा। और बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 है, और वो अपने अंदर हीट को रिटेन करके रखता है। हीट से ही वो लाइट को एमिट कर पाता है। लाइट का एमिट करने का मतलब होता है लाइट को फेंकना। आया समझ के नहीं आया, ये एप्लीकेशन हो गया। सेकंड फ्यूज बच्चों, फ्यूज, ये रहा बच्चों फ्यूज। फ्यूज देख लेना एक बार, कहता है कि एक कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग की, वो है आपका फ्यूज। बच्चों फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आएगा क्लास में, देखना एग्जाम में आएगा। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है, ये प्रोटेक्ट करता है, फ्यूज प्रोटेक्ट करता है किसे, अनदर अप्लायंस को, बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनडली हाई इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लेते हैं बच्चा लोग, मान लेते हैं कि हाँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फ्यूज प्लेस्ड है, और फ्यूज के बाद प्लेस्ड है एक फैन, एक रेफ्रिजरेटर, और उसके पैरेलली एक और चीज अप्लायंस जो है वो कनेक्टेड है। अब मान लेते हैं पीछे से क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो गई, इन्हें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं चाहिए था। तो क्या होगा बच्चों, जब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की एक्सीडेंटली होगा ना ये सब, कि ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट गया, अगर ये फ्यूज नहीं होता ना बच्चों, अगर ये फ्यूज नहीं होता तो बेटा, अगर ये फ्यूज नहीं होता ना, तो ये फ्यूज नहीं होता तो क्या होता बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जल जाते कि नहीं जल जाते। क्यों जल जाते, क्योंकि उनमें उतना करंट जाना ही नहीं था बच्चों। ज्यादा करंट आने की वजह से सारे अप्लायंसेस जल जाते हैं, क्योंकि करंट ज्यादा आएगा तो हीट जनरेट हो जाएगी,
करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, अभी बताया था इनवर्स प्रोपोर्शनेट है, सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो अप्लायंसेस में आग लग जाएगी, घर के अप्लायंसेस में आग लग जाएगी बच्चों। अगर हीट बढ़ेगी तो अप्लायंसेस में आग लग जाएगी। बहुत सारे ऐसे एपिसोड भी हुए हैं, मतलब बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी है कि पुराने समय में क्या होता, लोगों के घरों में आग लग जाती थी क्योंकि फ्यूज का आविष्कार नहीं हुआ था। अब देखते हैं, अब जैसे फ्यूज आ गया, हमने फ्यूज प्लेस कर दिया, सीरीज में करते हैं बेटा फ्यूज को प्लेस, क्योंकि सीरीज में लगाना पड़ेगा, फ्यूज को सीरीज में प्लेस करना है। जैसे ज्यादा करंट आया तो ये फ्यूज जो है ना बच्चों, ये जो फ्यूज है ये मेल्ट हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा बच्चों। और जैसे ही ये मेल्ट होगा फ्यूज, मेल्ट होकर के क्या कर देगा, ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। किसे ब्रेक कर देगा, ये सर्किट को ब्रेक करेगा बच्चों। ये मेल्ट हो जाएगा तो किसे ब्रेक करेगा, क्योंकि ये मेल्ट हो गया। अब मेल्ट होने के बाद जगह से हट गया क्योंकि मेल्ट हो गया, और मेल्ट हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, ये सर्किट ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, ये पूरा सर्किट ब्रेक हो चुका है। ये देखो ये सर्किट ब्रेक हो गया। अब सर्किट ही ब्रेक हो गया तो वो सारा करंट इन अप्लायंसेस के पास जाएगा, तो यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि बीच में से सर्किट ब्रेक हो गया, फ्यूज मेल्ट हो गया, हट गया, सर्किट ब्रेक हो गया। तो R1 R2 और R3 में से करंट नहीं गया तो हमारे अप्लायंसेस जलने से बच गए। मतलब फ्यूज एक सोल्जर की तरह है, वो अपनी शहीदी दे देगा लेकिन उसके कंट्री में होने वाले लोगों पर हमला नहीं होने देगा। ध्यान रखना, फ्यूज एक सोल्जर की तरह है। वो क्या करेगा, भाई मैं अपनी शहीदी दे दूंगा लेकिन मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कुछ नहीं होने दूंगा। तो फ्यूज एक शहीदी की तरह है बेटा, शहीद है बेटा, वो शहीदी ले लेगा बेटो। आया समझ के नहीं आया? ओके नेक्स्ट। उसके बाद कहता है द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज। अभी बताया सीरीज में कनेक्टेड है, अभी बताया तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। फ्यूज के बारे में बताया ना, फ्यूज किस में होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है क्या नहीं? सीरीज विद द डिवाइस, डिवाइस के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, डिवाइस के साथ ही कनेक्टेड था। ओके आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर, किसका बना होता है ये वायर का, जो किसका बना होता है, अलॉय, फ्यूज अलॉय का बना होता है बेटा, है ना। एक अलॉय, अलॉय पता है ना आपको, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूज बनने में। मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है कि भाई वो ज़्यादा करंट आने पर मेल्ट हो जाएगा, और करंट जब वो मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो जो जो हाई करंट था ना बच्चों, वो रेजिस्टर्स में से जाएगा ही नहीं, रेजिस्टेंस में हीट डेवलप होगी ही नहीं और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बच जाएंगे। आया समझ के नहीं आया? अब यहाँ पर लिखा भी तो है, इफ अ करंट इज लार्जर देन स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू थ्रू द सर्किट, अगर करंट ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीज, फ्यूज वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद क्या करेगा, उस सर्किट को ब्रेक कर देगा। ये बताया फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन ये क्या, कार्ट्रिएज ऑफ प्रोक्लीन ऑफ सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड, मतलब उसके अंदर कारतूस भरा होता है ताकि भाई देखो ना, मेल्ट हो गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो कारतूस है वो जल जाएगा, तो फ्यूज जल जाता है पूरा। कहता है कि द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज आर रेटेड एज 1 एम्पियर का फ्यूज हो सकता है यूज, 2 एम्पियर का हो सकता है, 3 एम्पियर का भी हो सकता है, और हो सकता है 5 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक का। ये डोमेस्टिक पर्पज के लिए फ्यूज यूज होता है। आया समझ के नहीं आया? फ्यूज अपनी शहीदी देगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कुछ होने नहीं देगा। तो फ्यूज बहुत ज़रूरी है बच्चों, ताकि बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि हीटिंग इफेक्ट से ना हमारे घरों में आग ना लग जाए। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला तो बता चुका था ना मैं, कि पावर का फॉर्मूला पीछे ही बताया, वी आई होता है। और बता देते हैं, पावर का फॉर्मूला वी आई है। पावर का फॉर्मूला अगर मैं क्या करूं, अगर मैं v की जगह बेटा आई आर पुट कर दूं, आई की जगह तो आई है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि v होता है आई आर, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो मैंने v की जगह अगर आई आर पुट कर दिया तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर, ये बन जाएगा पावर का फॉर्मूला। अगर मैं काम और करूं कि मैं क्या करूं, आई की जगह क्या पुट कर दूं, क्योंकि आई का फॉर्मूला होता है v डिवाइड में r। अगर मैं इस वाले आई की जगह v डिवाइड में r पुट कर दूं v डिवाइड में r पुट, तो बच्चों v से मल्टीप्लाई करेंगे, v स्क्वायर डिवाइड में r, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, v स्क्वायर डिवाइड में r। ये पावर का दूसरा, ठीक है, ये पावर का दूसरा फॉर्मूला, तीसरा और पहला तो मैंने बता ही दिया आपको। 3 फॉर्मूले आपके सामने हैं पावर के। आया समझ के नहीं आया? पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ लगाया, मैंने क्या किया, आई आर को सॉरी मैंने किसे हटाया था, वी को हटा करके कर दिया। बाकी आप देख लेना बच्चों, मैंने समझा ही दिया आपको। वी हटाया, आई आर लगाया, आई स्क्वायर आर, आई हटाया, ये लगाया, तो ये हो गया फॉर्मूला। आगे देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। ये सबको पता है कि पावर जैसे 100 वाट, 1000 वाट, ये सबको पता है ऐसे यूनिट है कि नहीं।
इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस 1V। बेटा देखो, अगर 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो वॉट कितना हो जाएगा? 1 वाट हो जाएगा। आया समझ के नहीं आया? 1 वोल्ट में 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो होता है तो 1 वाट की पावर हो जाएगी। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल्स होती है। जैसे मान लो 1000 जूल्स बेटा, इसकी कमर्शियल यूनिट क्या होगी बच्चों? बता देता हूँ। जो बेटा कमर्शियल यूनिट है ना, जो कमर्शियल यूनिट है जिससे हमें सेल करते हैं या हम खरीदते हैं, वो होती है किलोवाट आवर। क्या होती है वो होती है बच्चों किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये होती है बेटा। 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। तो कितने जूल्स होते हैं चेक कर लेते हैं। यहां हो गया 36 लाख जूल्स बेटा। और पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के 1 2 3 4 5 6 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होती है। तो 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू में 10 का पावर 6 जूल्स। ये है पावर का कमर्शियल यूनिट, ये है पावर का एसआई यूनिट। सॉरी पावर नहीं, एनर्जी 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 एनर्जी। ये है एनर्जी का कमर्शियल यूनिट और ये है एनर्जी का एसआई यूनिट। कमर्शियल यूनिट को एसआई यूनिट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। आज थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा फोकस्ड होकर के मैं थोड़ा सा नहीं पता, थोड़ा सा हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको आधा चैप्टर करा दिया, पार्ट सेकंड में मैंने चैप्टर ही खत्म कर दिया बच्चों। अब जो पार्ट थर्ड आने वाला है ना, उसके अंदर हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में 101% आएंगे ही आएंगे। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट उतना ही हो जितना आपका बेनिफिट हुआ है। अगर आप पक्के फ्रेंड्स हो तो उसका भी बेनिफिट कराएं। थैंक यू।